अब हम लोग देखते हैं मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषता। यहाँ पर कीथ सिसन को देखते हैं और उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषता को बताते हुए कहे कि मानव संसाधन नीति का सभी अन्य विभागीय योजनाओं के साथ समन्वयन आवश्यक है तथा सभी विभागीय नीतियां मानव संसाधन नीति के ही अनुकूल होनी चाहिए। और वे साथ ही कहते हैं कि वर्तमान में कार्मिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी स्टाफ कर्मियों की अपेक्षा मुख्य लाइन प्रबंधकों का अधिक महत्व है। आप जानते हैं कि लाइन प्रबंधक क्या नीति निर्माण में मुख्य भूमिका होती है। वे संगठन के लक्ष्य पर प्रत्यक्ष तौर पर उसमें वे संलग्न होते हैं। वहीं स्टाफ कर्मी जो होते हैं वे लाइन एजेंसी को सहयोग करते हैं। और साथ ही यह भी कहते हैं कि संगठन में जो प्रवाह होती है वह सामूहिक से व्यक्तिगत स्तर पर जाता है, विस्तृत से सूक्ष्म अध्ययन की ओर प्रतीत होती है। और वे इसके लिए प्रबंधन श्रम संघ संबंध के स्थान पर प्रबंधन कर्मचारी संबंध की बात करते हैं। कीथ चौथी विशेषता के रूप में कहते हैं कि सुगमकर्ता फैसिलिटेटर के रूप में प्रबंधक के कार्यों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। कर्मचारी के पक्ष पर स्व विकास, नेतृत्व कौशल और वचनबद्धता जैसी भावना को बल दिया जाना चाहिए। कीथ के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो उन्होंने मानव संसाधन प्रबंध के 4 मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की है। वे कहते हैं कि मानव संसाधन संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में है और कर्मचारी नीति सामूहिक उद्देश्य की सफलता और इस उद्देश्य से कौशल योजना की ओर निर्देशित होनी चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि कॉर्पोरेट संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति की श्रेष्ठता पर पड़ता है, इसलिए कॉर्पोरेट संस्कृति को संतुलित करना चाहिए और इसे कर्मचारी कल्याण की ओर उन्मुख होना चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन में समाकलन एवं समन्वयन के साथ साथ विशिष्टता पर भी बल देना चाहिए। समाकलन होना चाहिए और यह मानव संसाधन प्रबंधन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसे तो मान्यता मिलनी ही चाहिए। ऐसा इसलिए कि संस्थाएं समाज कई जो संस्थाएं होती है उसमें अनेक समाज के अनेक वर्ग प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका समाज का प्रतिबिंबित करते दिखते हैं और उसमें लोग भिन्न-भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न रुचियां होती है, भिन्न-भिन्न दिलचस्पी होती है। ऐसे में वे इस संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए हर हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि समाकलन की नीति अपनाई जाए, समन्वयन की नीति अपनाया जाए। इसके साथ साथ व्यक्तिनिष्ठ विशिष्टता पर भी बल देना चाहिए ताकि श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दरअसल मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषताओं को काफी व्यापक अर्थ में देखा जाता है और यह प्रबंधन एक व्यापक कार्य, व्यापक प्रक्रिया के रूप में दिखती है। संगठन में निर्णय के कई स्तर पर सक्रियता देखी जाती है और मानव संसाधन प्रबंधन में किसी प्रकार के सहायक होते हैं और इससे लाभ भी उठाते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी प्रकृति देखें तो यह कई प्रकार की अंतर विषय दिखती है, जैसे कि यह कई प्रकार के विषय से ज्ञान लाभ उठाता है, चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, राजनीतिक विज्ञान हो, मानव व्यवहार विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो। कई तरह के सिद्धांत यहाँ लागू होते दिखते हैं और सामाजिक न्याय हेतु जो लक्ष्य सरकार तय करती है, सकारात्मक अनुसरणीय लक्ष्य,
या कोई व्यावसायिक सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य नीति की बात हो, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात हो, कर्मचारी के हित में कोई बात हो, उसके पेंशन संबंधी कोई बात हो, हर तरह की बातें आपको यहाँ दिखती है और इन सभी का संस्था के नियम और नीति पर प्रभाव दिखता है। इसकी विशेषता काफी व्यापक रूप में देखी जा सकती है। यह काफी व्यापक कार्य इसलिए भी है क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक निर्णय से एक दूसरे से संबंध होता है। यह महत्वपूर्ण नहीं रखता है कि यह विशेष अनुभाग की नीति की ही चर्चा है, बल्कि मानव संसाधन विभाग को यदि लगता है कि यह महत्वपूर्ण है तो यह हर एक विषय में हस्तक्षेप करता है, उपयोगिता को रेखांकित करता है, नीति के अनुसार प्रस्ताव को रेखांकित करता है। इन सब के साथ साथ मूल्य मानक की अवधारणा को भी बनाए रखा जाता है। साथ ही मानव पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग हो, हर एक कर्मचारी का प्रयास बेहतर हो, इस संदर्भ में कर्मचारियों के बीच संगठन में प्रभाव बनाई रखी जाती है ताकि हर किसी को यह संगठन में अपनापन का बोध होते रहे। नीति निर्धारण संगठन के कार्यों के लिए नीतियां खंड खंड नहीं बनाई जाती है, बल्कि इसमें निरंतर सामंजस्य रखे जाने की बात कही जाती है। अगर ये सामंजस्य नहीं रखी जाएगी तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सका। इसलिए मानव संसाधन प्रबंधक विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में होते हैं और वहां अनिवार्य रूप से स्टाफ कर्मचारी कार्य करते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन एक आदेशात्मक कार्य है, मैनेजमेंट। यहाँ खंड खंड जैसी कोई बात नहीं होती है, यह सक्रिय गतिविधि होती है। यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड रखने जैसी बात, कागजी खाना पूर्ति सब की बात नहीं होती है, बल्कि अगर कोई कर्मचारी है, उसकी समस्या है, तो उसका विवेकपूर्ण ढंग से निपटारा भी किया जाता है। कार्य निष्पादन बेहतर तरीके से लगातार होता रहे, इसके लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है और अधिकतम प्रेरणा संचारित होते रहना एक प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। एक व्यवस्थित प्रक्रिया में नियुक्ति की बात हो, चुनाव की बात हो, प्रशिक्षण की बात हो, विकास की बात हो, कामगारों से मित्रवत व्यवहार की बात हो, वेतन की बात हो, बोनस की बात हो, पुरस्कार व्यवस्था की बात हो, शिकायत निवारण की बात हो, इन सब बातों को भी महत्व दिया जाता है। एक व्यापक रूप से यह मानव संसाधन प्रबंधन एक विकासशील अवधारणा के रूप में दिखती है। यह कर्मचारियों के विकास के लिए भी, व्यक्तिगत कैरियर के विकास के लिए भी योजना रची जाती है ताकि वे अपनी दक्षता का, अपनी योग्यता का विस्तार कर सके। वे भी अपनी संतुष्टि, आत्म संतुष्टि, कार्य संतुष्टि पा सके। काम में बढ़ोतरी यदि वे करते हैं तो इसका लाभ उनके साथ साथ संगठन को भी पड़ता है। कभी कभी काम में रोटेशन, जॉब रोटेशन जैसी बात की जाती है और कर्मचारी से सारे काम तो कर्मचारी ही करते हैं और उनके परिपक्वता में कहीं न कहीं मानव संसाधन प्रबंधन सहायक होता है। उनके अनुभवता कार्य प्रदर्शन में वृद्धि भी होती है और यह मानव संसाधन प्रबंधन न केवल सरकारी संगठन के लिए बल्कि गैर सरकारी संगठन के लिए भी आज महत्वपूर्ण बन गया है। किसी प्रकार के निजी संस्थानों में, कंपनियों में आप HRM देख सकते हैं, वहाँ अनिवार्य रूप से होती ही होती है मानव संसाधन प्रबंधन। दरअसल ज्यों-ज्यों कार्य में इजाफा होते जा रहा है, कार्य की जटिलता में इजाफा होता जा रहा है, तो मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है और यह लोक प्रशासन को एक तरह के विज्ञान होने की पुष्टि करता है। इसकी महत्ता, इसका व्यापकता और लोगों में मानव संसाधन प्रबंधन एक नैतिकता की दृष्टि से एक अच्छी चीज के रूप में प्रसिद्धि पा रही है।